हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई, और फिर मैंने IVF करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात बोलती हूँ आज उसके ऊपर ही वीडियो होने वाली है। मुझे किसी का मैसेज आया था, ये पॉजिटिव वे में ही उन्होंने किया है, कोई नेगेटिव बात उन्होंने नहीं की है। नाम नहीं लूँगी मैं उनका। अभी रिसेंटली मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ मैम आप ना जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली बात है ना वो मत बोला कीजिए, थोड़ी नेगेटिविटी सी आती है। तो इसके ऊपर ही आज मैं वीडियो बनाने। तो रही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात, तो वो उसकी जानकारी होना ना, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसके ऊपर आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है कि क्या IVF में हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, जब मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई ना तो मुझे उसका पता तक नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ आइडिया तक नहीं था मुझे। ट्यूब में बच्चा होना ये वो कुछ भी नहीं पता था, तो वो तो चलो हो गया। लेकिन अब हम IVF की अगर बात करते हैं कि बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि दीदी, जैसे हमारी, जब मुझे भी इतनी टेंशन थी जब मेरी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी IUI में, और उसके बाद जब मेरे IVF होना था, जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना था, तो मुझे था कि क्या इसकी भी हो सकती है, इसमें भी मुझे एक्टोपिक का खतरा हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी एक बार एक्टोपिक हुई है तो दोबारा भी आपकी हो सकती है। लेकिन IVF में ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम IVF में क्या करते हैं, प्रोसेस ही क्या होता है, एक बाहर एम्ब्रियो बना लेते हैं। हमारे हस्बैंड और हमारे एग को, हमारे हस्बैंड के सीमन और हमारे एग को उनको मिक्स करके एम्ब्रियो बना लिया जाता है। वो सब लैब में होता है। तो उसको हम हमारे सीधा यूट्रस की जो कैविटी है उसमें इंसर्ट करते हैं। तो एक्टोपिक होने का तो कोई चांस है ही नहीं। लेकिन 1-2% चांस लड़कियों के साथ, या फिर जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा है, बात की है, तो 1-2% चांस होते हैं कई बार, जिससे आपको IVF में भी एक्टोपिक हो सकता है। उसके 2 रीज़न हैं, बहुत मेन रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो है एंड्रोमेट्रियोसिस। जिन लड़कियों को ये चीज़ होती है, यानी कि बच्चेदानी में आपने चॉकलेट सिस्ट सुने होंगे, है ना, एंड्रोमेट्रियोसिस सुनी होगी कि क्या होती है, जो खून के थोड़े से जो है अंदर ही जम जाता है, हमारी यूट्रस में जम जाता है, या फिर हमारे यूट्रस के कहीं भी, बच्चेदानी के आसपास कहीं भी हमारी ट्यूब में जम जाता है, उससे हमारे जो है सिस्ट बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं ना, उसको एंड्रोमेट्रियोसिस बोलते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड है और मेरी तो टंग स्लिप हो ही जाती है, ठीक है। अगर उसकी प्रॉब्लम किसी लड़की को है तो उस वजह से अगर आप IVF करवा रहे हो, उस कंडीशन में कुछ लड़कियों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी IVF में भी हो सकती है। दूसरा रीज़न होता है कुछ लड़कियों की, जैसे मैं थी, सब उसमें से सबसे पहले एक थी, जिनकी लाइनिंग नहीं बनती है यूट्रस की अच्छे से, और अगर लाइनिंग बन गई होती है तो कई बार वो लाइनिंग जो होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती, मतलब इतनी वो क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, इतनी ना, मतलब वो हेल्प नहीं करती। कई बार ऐसा हो जाता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो एम्ब्रियो को टिकाने में हेल्प नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है उसको तो कहीं तो टिकना ही है, तो वो यूट्रस से हटकर कहीं ट्यूब में या इधर उधर चला जा सकता है। जो तीसरा रीज़न है वो हो सकता है कि अगर आपकी ट्यूब्स को लेकर कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो उस वजह से भी कई बार जो होता है, आपका जो एम्ब्रियो है वो कहीं बाहर जा सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 1-2% ही होता है, 100 में से 1-2% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। IVF में ये बहुत कम परसेंटेज है, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मेरी वीडियो में, आपको जो मैं भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मुझे आपको डराने का कोई भी मेरा मकसद नहीं है। मुझे है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे मैं चाहती थी, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे हैं और हमें सब कुछ ही यूट्यूब पे या फिर हमें गूगल पे मिल जाता है, तो हम डरे ना, है ना। हमने IVF करवाना है, इतना बड़ा हमें प्रोसीजर करवाना है, इतने हमारे पैसे जाएंगे, हमारी बॉडी जाएगी इसमें, है ना, हमारी बॉडी में इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयाँ हम खाएंगे, मेंटली और फिज़िकली हम दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए होता है मुझे कि मुझे जितनी नॉलेज है, जितनी मुझे आगे से मिल भी रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। IVF में हो सकता है टॉपिक, लेकिन सिर्फ 1 या 2%।
तो रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको अगर पहले एक टॉपिक हुई है तो इसीलिए, हाँ, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसीलिए जैसे डॉक्टर आपको दोबारा, जैसे आपकी एक टॉपिक की हिस्ट्री होती है ना, तो इसलिए दोबारा डॉक्टर आपको, एक बार आपका बीटा एचसीजी का टेस्ट हो गया, यानी कि आपका ब्लड टेस्ट हो गया प्रेगनेंसी का, इसीलिए वो आपको दोबारा से इसका टेस्ट करने को बोलते हैं कि दोबारा आप 48 घंटे के बाद दोबारा अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाएं। फिर डॉक्टर को शक कहाँ होता है, अगर इसकी जो बीटा एचसीजी का जो लेवल है अगर वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो फिर डॉक्टर को कहीं शक हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये जैसे मेरा था, पहले 2500 कुछ आया था और उसके बाद जब मैंने 48 घंटे के बाद करवाया तो सीधा ही मेरा 5000 तक पहुंच गया, तो डॉक्टर को पता चल गया कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद नो डाउट हमें 6th वीक पे हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है, वो भी हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके, डॉक्टर को पता चल सके कि जो भी उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं वो अपनी सही जगह पे है या नहीं। तो ये है मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको हेल्प करेगी और प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करना चाहती। तो आपको कैसी वीडियो देखनी है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। आपको इससे अलावा अगर कोई वीडियोस देखनी है, आईवीएफ से अलावा अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ उसका आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।